नमस्ते किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर खेती में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कपास की एडवाइजरी। कपास की जो 16 से और 30 अगस्त 31 अगस्त तक की जो एडवाइजरी CCSHAU हिसार द्वारा रिलीज की गई है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहले शुरुआत से जो मेंशन है उसको बुलेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्या है कि अगस्त की शुरुआत में जो अच्छी बारिश हुई है, और जिस एरिया में बारिश नहीं भी हुई है वहां पे हवा में अच्छी खासी जो ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं आर्द्रता है, और ज्यादा नमी होने की वजह से हवा में जो रोग होते हैं जैसे कि जड़ गलन रोग हो गया, टिंडा गलन रोग हो गया, उखेड़ा हो गया, हरा तेला हो गया, सफेद मक्खी हो गया, गुलाबी सुंडी, इन सारी चीजों का जो अटैक है वो काफी हद तक देखने को मिलता है जब हवा में नमी होती है, और ये बढ़ भी जाते हैं। इनका अटैक काफी हद तक मल्टीप्लाई भी हो जाता है जब हवा में नमी बढ़ जाती है। इसलिए खेत की जो अपना जो भी खेत है उसकी प्रतिदिन, कपास के खेत की प्रतिदिन निगरानी करे, और एक एक पौधे के, एक एक टिंडे को अच्छे से ऑब्जर्व करे, ताकि आप पहचान सको कि सफेद मक्खी का अभी कितना का अटैक है और गुलाबी सुंडी का कितना अटैक है। अब बात करते हैं जल निकासी की, क्योंकि अच्छी बारिश हो रही है इस टाइम पे, तो अपने खेत में जल निकासी रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। खेत में, कपास के खेत में पानी खड़ा बिल्कुल ना रहने दे। कपास उस टाइप की फसल नहीं है जिसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। कपास थोड़ी बहुत नमी में होने वाली फसल है, इसलिए कपास में मतलब पानी खड़ा ना रहने दे बिल्कुल भी किसी भी तरह से। जितना बारिश, अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो जो पानी की निकासी है वो अच्छी रखे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है गुलाबी जो सुंडी के बारे में। अब इस टाइम पे गुलाबी सुंडी का अटैक बिल्कुल पीक के ऊपर है। आप कम से कम अपने खेत में 20 टिंडों को ऑब्जर्व करो, 20 टिंडों को तोड़कर देखो और उनको खोल कर देखो उनके अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक है या नहीं। गुलाबी सुंडी का अटैक आप ऐसे भी पहचान सकते हो, कई बार तो आपको टिंडे के बाहर एक होल दिखेगा और एक वो छेद मिलेगा, उस छेद के नीचे जो भी कीड़ा होता है उसका एक्सक्रीटा जिसको कहते हैं, उसका जो थोड़ा सा जैसे गोबर टाइप का जो भी कंपोनेंट होता है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का होता है, वो बाहर लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि कीड़ा अंदर फीड करता है और उसका जो भी एक्सक्रीट होता है उसको बाहर निकालता रहता है। तो इसलिए आपको छोटा सा होल दिखेगा और उसके बाहर ऐसे उसका एक्सक्रीटा लगा हुआ दिखेगा, तो आप उससे भी गुलाबी सुंडी की पहचान कर सकते हो। आप अपने खेत में अगर आपको गुलाबी सुंडी ऑब्जर्व होती है, 5 से 10% अगर आपको गुलाबी सुंडी का अटैक लगता है अपने खेत में, तो ही आप स्प्रे कर दे, क्योंकि जब 5 से 10% अटैक होता है तो मल्टीप्लाई होने में टाइम नहीं लगता। तो आप अगर 5 से 10% टिंडों में भी आपको अटैक दिख रहा है तो 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट, जो कि 5% SG आती है, 5% सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स में आती है, 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट वो स्प्रे कर दे। इसके बाद इसके लिए जो दूसरा अल्टरनेट में जो केमिकल है वो प्रोफेनोफोस भी आप स्प्रे कर सकते हो। प्रोफेनोफोस जो होता है वो आपको 50 EC में मिलेगा, और प्रोफेनोफोस अगर आप स्प्रे करते हो तो आपको 600 ml दवाई लेनी पड़ेगी। ये मार्केट में कई सारे नेम से आती है, जैसे सेलक्रोन के नाम से आती है, करीना के नाम से भी आती है जो प्रोफेनोफोस है ये। और आप अगर पहले आपने इमामेक्टिन की है तो सेकंड टाइम आप स्प्रे करें 10 से 12 दिन के इंटरवल पे, तो प्रोफेनोफोस करें। और अगर आप थोड़े दिन बाद और स्प्रे करनी पड़ रही है तो क्विनोलोफोस करें। दवाई बदल बदल कर स्प्रे करें, सेम ही दवाई को बार बार स्प्रे ना करें, क्योंकि इसकी वजह से जो इंसेक्ट है उसमें रेजिस्टेंस आने के चांसेस होते हैं। अब जो अगली दिक्कत आती है सफेद मक्खी की। सफेद मक्खी का अटैक भी इस टाइम पे बारिश के बाद काफी हद तक बढ़ जाता है। अगर आपको अपने खेत में मतलब रेगुलर निगरानी रखे, और अगर आपको पत्तों के ऊपर सफेद मक्खी का आक्रमण, सफेद मक्खी दिखाई देती है, तो आपने स्प्रे जरूर करनी है। अब आपको बता दें सफेद मक्खी लिए कौन कौन सी स्प्रे करनी है। अगर सफेद मक्खी आपके खेत पे दिखाई देती है तो आपको उसके लिए स्पाइरोमेसिफेन नाम से केमिकल है, स्पाइरोमेसिफेन, उसकी जो दवाई आती है ओबेरोन नाम से भी आती है, ये ब्रांड नेम है ओबेरोन, और केमिकल का नाम है स्पाइरोमेसिफेन, उसकी आप स्प्रे कर सकते हो। वो 22.9 SC में आती है, उसकी 240 ml क्वांटिटी आपने लेनी है और उसको अपने खेत में स्प्रे करना है। और अगर आप स्पाइरोमेसिफेन स्प्रे नहीं करते हैं तो उसकी जगह आप दूसरा केमिकल भी स्प्रे कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं पायरिप्रोक्सीफेन। पायरिप्रोक्सीफेन मार्केट में आप डाइटा वगैरह के नाम से मिल जाएगी, ये 10 EC आती है और इसकी आपने 400 ml दवाई लेनी है। अगर स्पाइरोमेसिफेन लेते हो तो 240 ml लेनी है, और पायरिप्रोक्सीफेन लेते हो तो 400 ml दवाई लेनी है। इनमें से कोई भी दवाई आप लो, 10 से 12 दिन के इंटरवल पे आपने रिपीट करनी है। कोई भी दवाई रिपीट करो, पहले आपने स्पाइरोमेसिफिन किया तो दूसरी टाइम पायरिप्रोक्सीफेन करो, या फिर जैसे भी आपने करनी है, लेकिन रिपीट करके करो। 10 से 12 दिन के इंटरवल पे आपने रिपीट जरूर करनी है सफेद मक्खी के लिए जो दवाई है वो। अब बात करते हैं कपास में उर्वरक आपने कपास में कैसे कैसे डालने हैं। अब इस टाइम पे जो कपास है, जब भी कपास में टिंडे बनने शुरू हो जाए उस टाइम पे आप 2 पैकेट NPK के स्प्रे जरूर करें। NPK जो आपने लेना है वो 13-0-45 लेना है।
13045 जो है डिजीज रेजिस्टेंस में भी काफी अच्छा काम करता है। और जैसे अब बारिश नहीं हो रही, थोड़ा ड्रोट है, उसके लिए रेजिस्टेंस में भी काम करता है 13045, क्योंकि इसमें जो पोटाश है वो काफी अच्छा होता है। इसलिए जब भी कपास में टिंडे बनने शुरू हो जाए उस टाइम पे 2 पैकेट 13045 के लेके और उनको आप 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें 1 एकड़ में। ये जो एनपीके की स्प्रे है ये आप अपनी कपास में 2 से ज्यादा 3 भी कर सकते हो। ये आपकी कपास को सूखने से बचाती है और लास्ट मिनट पे जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से पैराविल्टिंग आती है वो भी नहीं आ पाती है, अगर आप एनपीके 13045 की रेगुलर स्प्रे करते रहते हैं हर 15-20 दिन के इंटरवल पे, तो ये काफी अच्छा काम करता है। और उसके बाद बात करते हैं जब आपकी कपास जो है वो 60 दिन के आसपास की हो जाए, तब आपने इसमें 2% यूरिया और 0.5% जिंक सल्फेट भी डालना है। आपने 2% यूरिया और 0.5% जिंक सल्फेट को मिक्स करके अच्छे से, और उसको 2 स्प्रे करनी है 10 दिन के इंटरवल पे। एक स्प्रे अभी करिए तो 10 दिन बाद आपने दूसरी स्प्रे करनी है। अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। कई बार क्या होता है कि जैसे किसान दवाई वाले के पास जाके बताता है कि हमारे खेत में है ना ये दिक्कत है, ऑलमोस्ट जो आपको दवाई वाले हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मिक्स न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी स्प्रे दे देते हैं कि आप ये स्प्रे कर दो। देखो, बोरोन, मैग्नीज, आयरन, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट के आपको लक्षण दिखे आपको तभी स्प्रे करना चाहिए, बिना उसकी डेफिशिएंसी के लक्षण दिखे आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए। अब अगली बात आती है, आपने जब आपके खेत में बोके आए या फिर फूल बनने शुरू हो उस टाइम पे आपने क्या करना है, 25 ml नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आता है NaA, 25 ml NaA लेना है और उसके साथ में 1 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड जो होती है वो पैराविल्टिंग से बचाने के लिए काफी अच्छा काम करती है। तो आप जब भी बोक के फूल बनने शुरू हो उस टाइम पे 25 ml नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और उसके साथ में सिर्फ 1 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड आपने लेना है। और वो या तो आपने सिंचाई दी है, पानी दिया है, या फिर जस्ट बारिश हुई है, या फिर जस्ट बारिश होने वाली है या सिंचाई देने वाले हो, उससे 12 घंटे के अंदर अंदर आपने स्प्रे करनी है कोबाल्ट क्लोराइड की और 25 ml नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। इससे क्या होता है, फूल काफी अच्छे बनते हैं। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है वो फूलों की ग्रोथ के लिए और आपके टिंडे अच्छे बनते हैं, इसके लिए काफी अच्छा काम करता है। और कोबाल्ट क्लोराइड उसको विल्टिंग से बचाता है। अब ये सारी बातें होगी न्यूट्रिएंट आपने कैसे कैसे देने हैं। अब बात करते हैं कीट प्रबंधन की। अब इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा अटैक है सफेद मक्खी का, उसके लिए आपको बता दिया, अगर आपको एक पत्ते पे 6 से 8 सफेद मक्खी दिखाई देती है एक पत्ते पे, तो आपने स्प्रे करनी ही करनी है। केमिकल आपको बता दिए अच्छे से। उसके बाद अगर आपको हरा तेला दिखाई देता है, हरा तेला जो हरे रंग का छोटा सा कीट होता है, पत्ते के नीचे की साइड दिखेगा, अगर आपको 2 हरे तेल एक पत्ते पे दिखते हैं तो भी आपने स्प्रे करनी ही करनी है, वो उसका ETL क्रॉस हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर सफेद मक्खी और हरा तेला दोनों चीजें आपको दिख रही है तो आप उस टाइम पे कौन सा स्प्रे करेंगे। उस टाइम पे आप एक उलाला नाम से दवाई आती है, उलाला ब्रांड नेम है, उसका जो केमिकल नेम होता है वो फ्लोनिकामिड होता है। फ्लोनिकामिड की आप 50 WG के नाम से वो दवाई आती है, उसकी आपने जो क्वांटिटी लेनी है वो 60 ग्राम लेनी है। 60 ग्राम उलाला लेनी है और उसके साथ में 400 ml आपने एफिडोपाइरोप्रोफेन के नाम से आती है, एफिडोपाइरोप्रोफेन, वो मार्केट में आपको ब्रांड नेम सफीना के नाम से मिल जाएगी, उसको आपने 400 ml लेना है। और या फिर आप 60 ग्राम उलाला ले सकते हैं, इनमें से कोई भी एक आप स्प्रे कर सकते हो, सफेद मक्खी और हरा तेला अगर आपको दोनों एक साथ दिख रहे हैं तो। और ये जो स्प्रे है ये अपने 175 से 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो गुलाबी सुंडी का अटैक है वो सबसे ज्यादा क्यों आता है। गुलाबी सुंडी जो होती है उसके जो मतलब वो उसके जो सुंडी होती है वो मरती नहीं है, वो क्या करती है, आपके कपास का जो ईंधन होता है, डंठल जो होते हैं, जिसको आज मतलब मेनली उसके लिए कपास के ईंधन को स्टोर कर लेते हैं ताकि अगले साल उसको ईंधन के लिए यूज करें। अगर आपने पिछले साल की कपास की जो लकड़ियां हैं वो इकट्ठी कर रखी हैं, या आपके जो कपास का खेत है उसके पास में कोई मील है, कपास की जो मील होती है ऐसी मील है, तो आपको गुलाबी सुंडी के लिए स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए 2-3 केमिकल आपको बता दिए हैं, 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट, 400 ग्राम प्रोफेनोफोस, या फिर आप 200 ml क्विनोलोफोस, इसमें से कोई भी एक लेके और आप स्प्रे कर सकते हो गुलाबी सुंडी के लिए। ये सब बातें रही जो कीट प्रबंधन के बारे में। अब बात करते हैं रोग प्रबंधन, क्या क्या बीमारी आ रही है कि उसके लिए आपने क्या स्प्रे करना है। अगर आपके खेत में जड़ गलन की समस्या है, जड़ गलन में जो आपकी जड़ें हैं वो काले रंग की मिलेंगी, जड़ गलन की समस्या आपके खेत में अगर आपको दिख रही है तो आपने कार्बेंडाजिम स्प्रे करना है। कार्बेंडाजिम 50 WP के नाम से आते, 50% WP कार्बेंडाजिम, उसको आपने 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में मिलानी है।
2 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 लीटर पानी में मिलाना है। और जो भी पौधे, पहले तो आपको जो भी जड़ गलन से पौधे सूख गए हैं उनको उखाड़ के बाहर ही निकाल दो, ताकि वो जो फंगस है वो ज्यादा ना फैले। और जो भी बचे हुए पौधे, जो स्वस्थ पौधे हैं, हर पौधे की जड़ में 400 से 500 ml आपने मिलाना है वो मिक्सचर, जिसके अंदर आपने 1 लीटर पानी में 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, अब आपका जितना पानी लगना है उसके हिसाब से आप कार्बेंडाजिम उसमें डाल सकते हो। दूसरी जो इस टाइम पे सबसे बड़ी समस्या है टिंडा गलन की, क्योंकि बारिश हो रही है और टिंडे, जो नीचे नीचे वाले टिंडे होते हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं ब्लैक हो के। अगर टिंडा गलन आपके खेत में है तो उसके लिए आप 6 से 8 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, येलो कलर की छोटी सी पाउच आएगी, 6 ग्राम की पाउच ही आती है, तो 6 से 8 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, उसके साथ में आपने मिलाना है 600 से 800 ग्राम COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 600 से 800 ग्राम आप ले सको, 50% वेटेबल पाउडर ही आता है, और उसको आप 150 से 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हो। ये टिंडा गलन को आप बिल्कुल रोक देगा, टिंडा आपके जो नए टिंडे वो एक भी नहीं गलेगा। अब बात करते हैं, और जो ये टिंडा गलन की स्प्रे है ये आपने 15 से 20 दिन पे रिपीट करनी है। अब बात करते हैं पैराविल्टिंग की। खड़ी खड़ी कपास बिल्कुल सूख जा रही है, जैसे आप तना चीर के देख रहे हो, जड़ चीर के देख रहे हो, बिल्कुल सफेद है, कोई भी आपको जड़ गलन की समस्या नहीं दिख रही, तो वो पैराविल्टिंग की वजह से सूख रहा है। पैराविल्टिंग अगर आपके खेत के लक्षण अगर आपके खेत में दिखाई देते हैं, तो पैराविल्टिंग का तो आपने अगर एक भी पौधे पे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसके 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड दवाई लेनी है, और उसको 200 लीटर पानी में, सिर्फ 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड उसको 200 लीटर पानी में मिला के आपने स्प्रे करना है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर। ये सारी चीजें थी जो हमारी जो एडवाइजरी थी अगस्त के सेकेंड फोर्टनाइट की, उसमें डिस्कस की गई थी CCSHU के जो कॉटन सेक्शन है उसके द्वारा। अगर फिर भी आपके कपास में, आपके गुआर बाजरे में, किसी भी फसल में, या कोई घर पे पौधा लगा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।